नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। और आइए एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, मालेगांव ब्लास्ट मामले में 17 साल के लंबे इंतजार के बाद फैसला आ गया है। एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। एनआईए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में यूएपीए लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि नियमों के अनुसार मंजूरी नहीं ली गई थी। मामले में यूएपीए के दोनों मंजूरी आदेश दोषपूर्ण हैं। इसके साथ ही एनआईए कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि श्रीकांत प्रसाद पुरोहित के आवास में विस्फोटकों के भंडारण या संयोजन का कोई सबूत नहीं है। पंचनामा करते समय जांच अधिकारी द्वारा घटनास्थल का कोई स्केच नहीं बनाया गया था। घटनास्थल से कोई फिंगरप्रिंट, डंप डेटा कुछ भी एकत्र नहीं किया गया था। नमूने दूषित थे, इसलिए रिपोर्ट निर्णायक नहीं हो सकती और विश्वसनीय नहीं है। संसद के मानसून सत्र के 9वें दिन आज एक बार फिर लोकसभा में प्रश्नकाल सुचारू रूप से नहीं चल सका। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष से शांति बनाए रखने और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। ओम बिरला ने कहा कि आपके मतदाता आपका ये व्यवहार देख रहे हैं। संसद के मानसून सत्र के 9वें दिन आज राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बिहार के एसआईआर मुद्दे पर विपक्ष का राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। उपसभापति हरिवंश ने बताया कि सत्र में सदस्यों के 120 प्रश्नों को लेने का मौका था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण सदन का 30 घंटे से ज्यादा का समय व्यर्थ हो गया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज सुबह विपक्ष ने बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के खिलाफ संसद भवन परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान नारे भी लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त दिल्ली में हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उनके निवास स्थान पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में चल रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी और शिक्षा से जुड़े केंद्र में लंबित मुद्दों के शीघ्र निराकरण के लिए आग्रह किया। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी आज सेना उप प्रमुख के पद से रिटायर हो रहे हैं। इस मौके पर वो नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंचे और देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति एम्स देवघर के पहले और आईआईएसएम धनबाद के 45वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय सूचना सेवा 2023-24 बैच के ट्रेनी ऑफिसर्स के साथ संसद भवन में मुलाकात की। प्रशिक्षु आईआईएस अधिकारियों ने इस दौरान संसद की कार्यवाही भी देखी। आईआईएस प्रशिक्षुओं से मुलाकात के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे समय में जब सूचनाएं विचारों की गति से फैल रही हैं और सूचना का प्रवाह समाज को प्रभावित कर रहा है, तब सूचना सेवा अधिकारी के रूप में उनकी भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित 18वें इंडिया मैंगो फेस्टिवल 2025 में शामिल होंगे। भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा स्थगित होने के कारण गुरुवार को यात्रियों को कोई काफिला जम्मू से कश्मीर के लिए रवाना नहीं होगा। अधिकारियों ने बताया कि खराब मौसम को देखते हुए सावधानी के तौर पर तीर्थयात्रियों का काफिला भगवती नगर जम्मू से आगे नहीं बढ़ेगा। इस साल अमरनाथ यात्रा के दौरान अब तक करीब 4 लाख तीर्थयात्री पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। हालांकि यात्रा शुक्रवार 1 अगस्त से बालटाल मार्ग से जारी रहेगी।
इस समय जम्मू कश्मीर में श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जारी है। श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के तीसरे जत्थे के पुंछ पहुंचने पर प्रशासन और स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। ये यात्रा इस साल 27 जुलाई से शुरू हुई। ये यात्रा 7 अगस्त तक जारी रहेगी। उत्तराखंड में सामान्य त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 2 चरणों में हुए मतदान की गणना जारी है। पंचायत चुनाव में कुल 32,580 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देहरादून के रायपुर ब्लॉक से पहला नतीजा सामने आ गया है। ग्राम पंचायत चलचला से उषा देवी जीत गई हैं। कर्णप्रयाग के ओव्यागवाड़ गांव में चंद्रा चौधरी प्रधान पद पर विजयी रहे। आज साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर उन्हें नमन किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, मुंशी प्रेमचंद जी जनप्रिय साहित्यकार थे जिन्होंने बेहद सरल भाषा में अपनी रचनाओं के माध्यम से गंभीर सामाजिक मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले महान क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह का आज बलिदान दिवस है। सरदार उधम सिंह को आज के दिन 1940 में लंदन की पैंटनविले जेल में फांसी दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए एक्स पर पोस्ट किया, भारत माता के अमर सपूत शहीद उधम सिंह को उनके बलिदान दिवस पर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। उनकी देशभक्ति और बहादुरी की गाथा देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद सरदार उधम सिंह जी को उनके बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि दी और कहा, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए आजीवन समर्पित उधम सिंह जी ने अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया। जलियांवाला बाग के क्रूर नरसंहार ने उन्हें इतना व्यथित कर दिया कि उन्होंने इंग्लैंड जाकर उसका प्रतिशोध लिया। बात मौसम की करें तो मौसम विभाग ने आज के लिए कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। इसमें देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। विशेष रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में अलर्ट जारी है। राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर क्षेत्र में कल रात से लगातार बारिश हो रही है, जो आज सुबह भी जारी रही। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 1 अगस्त से 5 अगस्त तक झमाझम बारिश की भी संभावना है। उधर लगातार बारिश के कारण गाजियाबाद के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। जयपुर के कई हिस्सों में बारिश के कारण जलभराव देखने को मिला। वहीं सवाई माधोपुर के कुछ इलाकों में पानी इस कदर भर गया कि घरों के भीतर भी पानी घुस गया। वहीं भारी बारिश के चलते सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया। राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश के कारण मेज नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। उधर टोंक में भी भारी बारिश के कारण शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिला कलेक्टर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में बारिश से बिगड़े हालातों का निरीक्षण किया। जलभराव और सड़कों की स्थिति पर अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश भी दिए। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भी भूस्खलन और नीचे इलाकों में जलभराव की आशंका जताई गई है। बुधवार को बारिश के चलते उधमपुर में जलभराव की स्थिति देखी गई। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, धर्मशाला, नाहन, सिरमौर और कांगड़ा में लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद गंगा और यमुना नदी का जलस्तर खतरे के बिंदु तक पहुंचने से वहां बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रशासन ने बाढ़ के पानी से घिरे तटीय क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा है। वाराणसी में भी झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। तेज धूप और उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली है। बारिश के चलते लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने अन्य मंत्रियों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर नुकसान का आकलन किया। सीएम ने कहा, स्थिति नियंत्रण में है क्योंकि कई नदियों का जलस्तर अब घट रहा है। उत्तराखंड के देहरादून समेत प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और बादलों का डेरा है।
कहीं कहीं तेज वर्षा का दौर भी जारी है। देहरादून में भी सुबह कहीं कहीं बौछारें पड़ी। बिहार में मानसून का प्रभाव बने रहने के कारण बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान 12 जिलों में भारी और 3 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों तक मानसून मेहरबान रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान पटना साहिब, बेगूसराय, नालंदा, शेखपुरा, जहानाबाद, गयाजी, बक्सर, नवादा, रोहतास, भभुआ, भोजपुर और औरंगाबाद में तेज हवा के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश के विदिशा में होमगार्ड और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने भारी बारिश में फंसे 90 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। टीम के सदस्यों ने बच्चों को कंधे पर बैठाकर जलभराव क्षेत्र से बाहर निकाला। मुंबई में भी झमाझम बारिश का दौर है जारी। बारिश के चलते मुंबई वासियों को चिपचिपाती गर्मी से काफी हद तक मिली राहत। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी जारी है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए कल 22 से ऊपर कालनेमियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब तक ऑपरेशन कालनेमी में 1400 से ज्यादा कालनेमियों का सत्यापन किया गया है और यह अभियान जारी रहेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में टिहरी लोकसभा क्षेत्र के विधायकों के साथ विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा बैठक की और कहा कि जन समस्याओं का समाधान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसरो ने निसार के प्रक्षेपण से लेकर उसकी GSLV F-16 से अलग होने तक की यात्रा से जुड़ा वीडियो एक्स पर साझा किया है। इसरो ने इसे वैश्विक अंतरिक्ष सहयोग में एक मील का पत्थर बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने निसार के सफल प्रक्षेपण को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, दिनांक 30 जुलाई को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-16 रॉकेट के माध्यम से नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि निसार सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। भोपाल में जिला प्रशासन ने मछली परिवार की अवैध संपत्तियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जिला प्रशासन ने एमडी ड्रग तस्कर यासिन अहमद उर्फ मछली शाहवर अहमद के अवैध ठिकानों पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। तमिलनाडु के मदपुरम मंदिर में रक्षक अजित कुमार की हिरासत में मौत के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 5 पुलिसकर्मियों को कल मदुरै के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि 5 को 13 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रखा जाए। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सर बीड़ी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। और ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज लाल निशान में खुला भारतीय शेयर बाजार। सेंसेक्स 487 अंक गिरकर 80,994 पर और निफ्टी 140 अंक लुढ़क कर 24,717 पर ट्रेड कर रहा है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए परिवहन विभाग की कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और बिग डेटा एनालिटिक्स आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। यूपी के परिवहन आयुक्त BN सिंह ने बताया कि परियोजना का प्रारंभिक प्रयोग चरण 6 सप्ताह का होगा। इसमें दुर्घटना रिपोर्ट, मौसम, वाहन टेलीमैटिक्स, ड्राइवर प्रोफाइल और सड़क ढांचे से जुड़े डेटा को एकीकृत कर AI मॉडल तैयार किए जाएंगे।
नमो भारत यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एनसीआरटीसी ने एक समग्र यात्री सहभागिता कार्यक्रम नमो भारत चैंपियंस की शुरुआत की। इसका उद्देश्य यात्रियों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सेवाओं में निरंतर सुधार लाना है। देश में राज्य राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर 1,46,342 किलोमीटर की लंबाई में कुल 4,557 इलेक्ट्रिक वाहन पब्लिक चार्जिंग स्टेशन किए गए स्थापित। वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में घरेलू स्तर पर मांग और आपूर्ति मजबूत रही है। साथ ही महंगाई भी एक सीमित दायरे में रही और मॉनसून भी तेजी से प्रगति कर रहा है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत का आर्थिक आधार मजबूत बना हुआ है। मजबूत घरेलू मांग, राजकोषीय विवेकशीलता और मौद्रिक समर्थन के कारण देश सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा। बाजार नियामक सेबी ने सोशल मीडिया चैनलों का उपयोग करके डीओएल के शेयर मूल्य में हेरफेर करने के आरोप में 11 व्यक्तियों पर कुल 3.87 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। डेकाथलॉन में मेक इन इंडिया नीति के तहत 2030 तक भारत में अपनी स्थानीय सोर्सिंग को बढ़ाकर $3 अरब तक ले जाने का किया ऐलान। डेकाथलॉन ने कहा कि कंपनी का लक्ष्य 2030 तक अपने प्रोडक्शन इकोसिस्टम में 3 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के मौके सृजित करना है। सोना चांदी की कीमतों में बढ़त दर्ज। 24 कैरेट के सोने की कीमतों में 700 रुपए से ज्यादा का हुआ इजाफा। वहीं चांदी की कीमत 1,13,000 की हो गई पार। भारत में व्यापारियों को डिजिटल भुगतान जून में सालाना आधार पर लगभग 19% बढ़कर 9,10,000 करोड़ रुपए हुआ। क्रेडिट रेटिंग के अनुसार देश में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले रिटेल मॉर्गेज बैक लोन का आकार वित्त वर्ष 28 तक बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए होने का है अनुमान। टाटा मोटर्स ने लगभग 3.8 मिलियन यूरो में इतालवी कंपनी इवेको ग्रुप एनवी के अधिग्रहण के प्रस्ताव को दी मंजूरी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने फॉर्च्यून की 2025 की ग्लोबल 500 की सूची में भारतीय कॉर्पोरेट्स के बीच अपनी नंबर 1 रैंकिंग बनाए रखी। रिलायंस इंडस्ट्रीज नवीनतम सूची में 88वें स्थान पर। एनएसई पर निवेशक खातों की संख्या 23 करोड़ के पार। अप्रैल 2025 में 22 करोड़ का आंकड़ा पार करने के लगभग 3 महीने बाद एनएसई ने 1 करोड़ की बढ़त की हासिल। आईएमएफ के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान। मजबूत उपभोग और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा मिलने से वृद्धि दर में इजाफा होगा। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने एक बार फिर प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। ब्याज दरों को 4.25 से 4.5% पर बरकरार रखा गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में नेवल एयर स्टेशन लेमूर के पास एक F-35 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। राहत की बात यह रही कि पायलट सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकलने में सफल रहा। अमेरिकी नौसेना के आधिकारिक बयान में बताया गया है कि दुर्घटना के कारणों की जांच जारी। एनएस लेमूर ने कहा कि पायलट सुरक्षित है और कोई अन्य कर्मचारी प्रभावित नहीं हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एशियाई व्यापारिक साझेदार दक्षिण कोरिया के साथ एक समझौते के तहत अमेरिका दक्षिण कोरिया से आयात पर 15% टैरिफ लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस समझौते के तहत दक्षिण कोरिया ट्रंप द्वारा चुनी गई परियोजनाओं में अमेरिका में $350 अरब का निवेश करेगा और $100 अरब की तरलीकृत प्राकृतिक गैस और अन्य ऊर्जा उत्पाद खरीदेगा। अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ऐलान किया है कि वो 2026 में कैलिफोर्निया के गवर्नर पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगी। कमला हैरिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि हमारी राजनीतिक संस्थाएं आज जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही हैं। हमें मिलकर न्याय, समानता और आजादी के लिए लड़ना चाहिए। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के साथ टैरिफ वार्ता रचनात्मक रही है, लेकिन ये वार्ता 1 अगस्त की समय सीमा तक पूरी नहीं हो पाएगी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि उनका इरादा सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देने का है। बता दें कि इससे पहले ब्रिटेन और फ्रांस भी ऐसा ही इरादा जाहिर कर चुके हैं।
मार्क कार्नी ने कहा कि उनका इरादा द्विराज्य समाधान की संभावना को बनाए रखना है। कार्नी ने बताया है कि ये प्रस्तावित कदम फिलिस्तीनी प्राधिकरण के सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है। इजरायल ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की योजना पर कनाडा के प्रधानमंत्री के बयान को किया खारिज। कहा यह उग्रवादी गुट हमास के लिए एक पुरस्कार है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस समय कनाडा सरकार के रुख में बदलाव हमास के लिए एक पुरस्कार है और गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के प्रयासों को नुकसान पहुंचाता है। रूस के सुदूर पूर्वी कामचटका तट पर भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी होने के बाद लीमा ने समुद्र तट तक पहुंच की प्रतिबंध। रूस के राष्ट्रीय आपातकालीन संचालन केंद्रों ने बताया कि चेतावनी के बाद तट पर 126 बंदरगाह बंद कर दिए गए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने अमेरिका के साथ बड़े पैमाने के हथियार समझौतों के लिए प्रमुख सिद्धांतों को मंजूरी दे दी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ चर्चा की है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो इन्हें लागू कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मजबूती मिलेगी। ग्वाटेमाला में एक अंतिम संस्कार के दौरान हुए ओपन फायरिंग में कम से कम 6 लोगों की मौत और 10 लोग हुए घायल। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी करके आरोपियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन भी चलाया, लेकिन आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम टेस्ट मुकाबला आज से ओवल में। सीरीज में बराबरी करने उतरेगा भारत। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स चोट के चलते बाहर। ओवल टेस्ट से पहले इंग्लैंड टीम ने किए 4 बदलाव। गेंदबाजी आक्रमण हुआ कमजोर। कप्तान बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर प्लेइंग 11 से बाहर। मैच से पहले मीडिया से बात करते हुए भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टीम के प्रदर्शन की जमकर तारीफ की और कहा कि विदेशी धरती पर अगर सीरीज बराबर हुई तो ये बड़ी उपलब्धि। भरत अरुण को आईपीएल की टीम एलएसजी ने अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया। फिडे महिला शतरंज विश्व कप विजेता दिव्या देशमुख स्वदेश लौटी हैं। स्वदेश लौटने पर महिला चेस विश्व कप विजेता दिव्या देशमुख का जोरदार स्वागत हुआ। नागपुर लौटने पर उन्होंने अपनी बड़ी जीत का श्रेय अपने परिवार और पहले कोच राहुल जोशी को दिया है। मकाओ ओपन में आज चिराग सात्विक की जोड़ी खेलेगी अंतिम 16 का मुकाबला। जापानी जोड़ी से होगा सामना। मकाओ ओपन में ही लक्ष्य सेन भी जीत के साथ आगे बढ़े। पहले दौर के मैच में कोरिया के जियोन ह्योक को हराया। आज खेलेंगे अंतिम 16 का मैच। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी को अंतिम 16 में मिली हार। मलेशियाई खिलाड़ी ने दी मात। एचएस प्रणोय को नहीं मिली सफलता। पहले दौर में ही इंडोनेशिया के खिलाड़ी से हार कर हुए प्रतियोगिता से बाहर। महिला एकल में रक्षिता रामराज ने दूसरे दौर में किया प्रवेश। पहले दौर में थाईलैंड की खिलाड़ी को दी शिकस्त। चाइना ओपन में पीवी सिंधु को हराकर सुर्खियां बटोरने वाली उन्नति हुड्डा को मकाओ ओपन के पहले दौर में होना पड़ा बाहर। डेनमार्क के खिलाड़ी के हाथों मिली हार। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय दल का ऐलान। 40 भारतीय मुक्केबाज लेंगे हिस्सा। चैंपियनशिप में 26 देशों के 396 मुक्केबाज करेंगे शिरकत। ब्रिटेन के कैमरून नोरी कनाडा ओपन से हुए बाहर। दूसरे दौर के मुकाबले में अलेक्जेंडर ब्यूटिक को दिखाया बाहर का रास्ता। जर्मनी में खेले जा रहे एटीपी चैलेंजर में आज भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल खेलेंगे अंतिम 16 का मुकाबला। जर्मनी के नील मैकडॉनल्ड से होगा सामना। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं, जिसमें 6 कैटेगरीज हैं। ब्रेवरी, स्पोर्ट्स, सोशल सर्विस,